लोग जो यहाँ आए हैं विद्यार्थी, उनसे मेरा एक सवाल है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग अपनी पढ़ाई आगे करें, कैसे हम अपने सपने पूरे करें। एक सामान्य सा सवाल है, यहाँ जितने बच्चे हैं, क्या कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई इसलिए कर रहा है कि उसे जीवन में कुछ नहीं बनना? कोई बच्चा ऐसा है, हाथ उठाओ, जो ये कहे कि उसे जीवन में कुछ नहीं बनना? कोई बच्चा ऐसा है? अर्थात जितने बच्चे पढ़ाई करते हैं या जितने बच्चे यहां आए हैं, उनका हर किसी का सपना है कि हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हम जीवन में कुछ ना कुछ बनेंगे। सबसे मूल सवाल या सबसे जरूरी जो बात हमें जाननी है कि हम क्या बनेंगे, इसका अंदाजा हमें है या नहीं है, या हमें इसकी जानकारी है या नहीं है। आप में से कोई एक बच्ची जिसने 10th इस साल 10th में है या 11th में है, वो आ जाए या खड़े हो जाए अपने स्थान पे। जिन्होंने, बेटा आप खड़े हो जाओ, जिनके पास सर्टिफिकेट है, आप यहाँ आ जाओ। यस, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ। मेरा नाम पलक कौर है और मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूं। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ। वेरी गुड, उनको तो माइक। मेरा नाम हेमा है, मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड, आगे। मैं अंशिका साख, मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये मेरा बचपन का सपना है। पता है इन्होंने तीनों ने क्यों बोला? पहली बार इन्हें बोल दिया ताकि अब दूसरों से हमसे सवाल ना हो, तो यही बोल दो। नहीं सर, हम तो इन्होंने इजी रास्ता अपनाया। खैर कोई बात नहीं। इन बच्चियों ने कहा कि हम पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहते हैं। इनके घर में, इनके स्कूल में कोई इन्हें बताने वाला होगा कि बेटा डॉक्टर बनने के लिए ये करना पड़ेगा, या कोई ना कोई इनको मिला होगा जिसने इनको बताया होगा कि आप डॉक्टर बन सकते हो। ये बातें बहुत कम बच्चों को पता है कि हमें कुछ बनना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें स्पेस साइंटिस्ट बनना है, कोई बच्चा है ऐसा जिसके मन में ख्याल आता है? क्योंकि उसकी जानकारी हमको नहीं है। उसी तरीके से बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जिसकी जानकारी हमारे बच्चों को नहीं है। इस कारण से वो ये नहीं सोचते कि हम ये बनेंगे, अर्थात उनकी पढ़ाई लिखाई में वो लक्ष्य शामिल नहीं है। मेरा सभी स्टूडेंट्स के लिए पहला सुझाव, और जो मैं बता रहा हूं बेटा, इसको ना गांठ बांध लेना, ये जीवन में बहुत काम आएगा। सबसे पहला सवाल, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका जवाब ढूंढिए। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, स्कूल क्यों जा रहे हैं, बच्चे को स्कूल क्यों भेज रहे हैं, इसका जवाब ढूंढिए। उस दिन आपका बच्चा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाएगा, जिस दिन आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। बच्चे को स्कूल क्यों भेज रहे हैं? हाई स्कूल इंटर कराने के लिए नहीं, बीए बीएससी कराने के लिए नहीं, एमए एमएससी कराने के लिए नहीं। बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, बैंक मैनेजर, बिजनेसमैन, खिलाड़ी ये बने। पढ़ने का मकसद हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी नहीं है, पढ़ने का मकसद है जीवन में कुछ बनना। अब इन बच्चों को पता था कि हमें डॉक्टर बनना है, बहुत से बच्चों को नहीं मालूम कि हमें क्या बनना है, या सर भी बनना तो है, लेकिन क्या हम वो बन सकते हैं या उसको बनने का हमारे पास रास्ता है? ये दूसरा सवाल आपके सामने आएगा। तो मैं आप लोगों की मदद करता हूं बच्चों की, कि कैसे आप तय करें कि हमें किस फील्ड में जाना है या हमें क्या बनना है। इन्हीं 3 बच्चियों से शुरू करते हैं जिन्होंने ये कहा कि हमें डॉक्टर बनना है। अगर इनको डॉक्टर बनना है तो इन्हें कौन से सब्जेक्ट की गहरी समझ होनी चाहिए? क्या? साइंस। अगर डॉक्टर बनना है तो कौन से सब्जेक्ट की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए? साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। अगर डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर बनने का एग्जाम आप तभी पास करोगे जब आपको साइंस के क्वेश्चन, साइंस के सब्जेक्ट समझ में आते होंगे। क्लियर? अब मान लो इन बच्चों की साइंस अच्छी नहीं है, इनको बायोलॉजी समझ में नहीं आती, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, फिजिक्स समझ में नहीं आती, और ये बोलते हैं कि हमको डॉक्टर बनना है। तो बताओ क्या ये डॉक्टर बन पाएंगे? क्या ये लोग डॉक्टर बन पाएंगे? अगर इनको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री समझ में नहीं आता या इनका इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या ये बच्चे डॉक्टर बन पाएंगे?
तो याद रखिए, जो सपना हम देख रहे हैं, जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट में हमारी रुचि है या नहीं, सब्जेक्ट हमको समझ में आता है या नहीं। याद रखिए, अगर आपको मैथ नहीं आता समझ में, तो कभी भी इंजीनियर बनने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का होना इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए कंपलसरी है। उसी तरीके से जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर आपको नहीं आती है तो आप नीट जैसी परीक्षाएं पास नहीं कर पाओगे। तो पहला जो चीज आपको जाननी है वो यही है कि हमारे सब्जेक्ट पे कमांड और सब्जेक्ट में रुचि किसमें है। अब आप लोग बताओ बच्चों, यहां कितने बच्चे हैं जिनको मैथ में घबराहट है? आराम से बताओ, मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछूंगा, ईमानदारी से बताओ, कितने बच्चों को गणित समझ में नहीं आता या गणित में इंटरेस्ट नहीं है? मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगा, जो हाथ नहीं उठाएंगे उनसे। यानी बहुत से बच्चों को मैथ में इंटरेस्ट नहीं है या मैथ समझ में नहीं आता। ऐसे बच्चों को मैथ के अलावा बाकी कैरियर है वहां पर ट्राई करना होगा। जिनको साइंस समझ में नहीं आती है, उनको साइंस के अलावा बाकी जो फील्ड है वहां सोचना होगा। जिनको साइंस भी नहीं आती, मैथ भी नहीं आता, उसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड है, उनको उसके बारे में सोचना होगा कि हमें वहां पढ़ाई करनी है या उस फील्ड में जाना है। हर सब्जेक्ट, हर स्ट्रीम के लिए कुछ ना कुछ बना है। ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा अगर इस चीज में कमजोर है तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ और कर लेगा, उसके पास दूसरा रास्ता उपलब्ध है। तो सभी बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अभी आप छोटे हो, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हो, पहली चीज तो आप लोग अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पे कमांड बनाइए। अगर आपको हिंदी साहित्य भी अच्छा लगता है, कविता पढ़ना, गद्य पढ़ना, हिंदी की किताबें पढ़ना, तो आप उस पर कमांड बनाइए। हिंदी जैसा विषय भी आपको किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, किसी जगह पर बड़ा साहित्यकार बना सकता है। तो याद रखिए, कभी भी हम लोगों को ऐसे नहीं सोचना है कि लोगों ने बोला साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो, नहीं। जो हमको समझ में आए, जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, उन्हीं सब्जेक्टों को हम लोग पढ़ें और उसी के हिसाब से अपने कैरियर के बारे में डिसाइड करें कि मुझे इस चीज की तैयारी करनी है या मुझे इस पद पर पहुंचना है। क्लियर? अब आप में से कई बार, क्योंकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहां पे मतलब हर किसी के दिमाग में है कि बच्चा अगर पढ़ने में ठीक है तो इसको इंजीनियर या डॉक्टर बनाओ, और बच्चे भी यही सोच रहे हैं। आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेज में बीटेक करने के बाद बहुत सारे लड़के दिल्ली, नोएडा में 15-15 हजार की नौकरी के लिए तरस रहे हैं। तो उन्होंने कर तो ली प्राइवेट कॉलेज से पैसे देके, लेकिन उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं था। उन्होंने उन सब्जेक्ट के माध्यम से कॉम्पिटेंसी हासिल नहीं की। और जमाना किस चीज का है? कॉम्पिटेंसी का। आपके पास कितनी योग्यता है यह तय करेगी कि जीवन में आप कहां जाओगे। काबिलियत आपकी अल्टीमेटली मायने रखेगी। आपने क्या विषय पढ़े, किस कॉलेज से पढ़े, उसको कोई नहीं पूछने वाला। आपने जीवन में अगर काबिलियत हासिल कर ली तो आप अपने फील्ड में ऊंचाइयों पर पहुंचोगे। तो सब्जेक्ट को लेकर के, स्ट्रीम को लेकर के कभी दुविधा में मत आइए कि हमको यही पढ़ना है या हमें यह बताया गया हमें यही करना है। अपना इंटरेस्ट ये देखिए। दूसरी चीज जो मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं, आपने लक्ष्य बना लिया। मान लीजिए आपका लक्ष्य है हमको नर्स बनना है। क्या बनना है? नर्स। यह मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि हमें टीचर बनना है। अब एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हमको यह बनना है, उसके बाद जिम्मेदारी आपकी है। अब उसमें स्कूल की या बाकी लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। आपने सपना देखा है ना, तो उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी जिम्मेदारी, पूरी मेहनत अब आपकी है। आप जितना अधिक मेहनत करेंगे, जितना अधिक पढ़ेंगे, उतना ही आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। और अगर आपने बना लिया कि हमें यह बनना है और उसके बाद आपने लापरवाही की, ध्यान नहीं दिया, तो आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी। हम लोगों को अक्सर स्कूल में, कॉलेज में एक बात सिखाई जाती है कि भाई खूब मेहनत करो। खासकर पढ़ने वाले बच्चों को सिखाया जाता है खूब मेहनत करो। बच्चे मेहनत करते भी हैं। मैं आप लोगों को कुछ और चीजें सिखाने आया हूं जो शायद आपको काम आए। आज से 20, 25, 30 साल पहले जो नौकरियां हमको मिलती थी वो डिग्री पे मिलती थी। अधिकांश नौकरियां, आपने एमएससी कर ली, आपको नौकरी मिल जाती थी। आपने पीएचडी कर ली, आपको नौकरी मिल जाती थी।
कई बार बीएड बीटीसी करने पर, बीए करने पर भी नौकरियां मिल जाती थी। लेकिन अगर आज के समय में आपके पास पीएचडी है, एमएससी है, एमटेक है, क्या आपको नौकरी मिल जाएगी? यानी आज का जो समय है वो डिग्री पर नौकरी नहीं है। आज के समय में हमें कोई भी नौकरी तब मिलती है जब हम कोई कंपटीशन एग्जाम पास करते हैं। मान लो आपको क्लर्क बनना है तो आपको एसएससी का एग्जाम पास करना होगा। अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बीएड करके टेट, सीटेट, सुपर टेट पास करना होगा। अगर मेरी तरह आपको कमिश्नर बनना है तो आपको आईएएस का कंपटीशन एग्जाम पास करना होगा। एमए, एमएससी, बीए, बीएससी काम नहीं आएंगे। तो अब जो हमारा कैरियर बनता है उसका बेस है कंपटीशन। और डॉक्टर, इंजीनियर बनने का कंपटीशन तो उनके बनने से पहले शुरू हो जाता है। जब आप नीट और आईआईटी की तैयारी करते हो, वो पास करोगे तब जाकर के आपका बीटेक में या एमबीबीएस में एडमिशन होगा। अर्थात हर जगह जीवन में क्या मिलेगा आपको? कंपटीशन। हर कैरियर के लिए आपको क्या चाहिए? कंपटीशन। और कंपटीशन की खासियत यह होती है कि उसमें भाग लेने वाले सर्वोत्तम लोग, यानी जिनमें सबसे ज्यादा काबिलियत है, जिनमें सबसे ज्यादा योग्यता है, वही लोग प्रतियोगिता में सफल या विजेता माने जाते हैं। अब आप समझिए एक उदाहरण से, 10 लाख लोग एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं। कितने? 10 लाख। और 1000 वैकेंसी है, यानी कितने लोगों का सिलेक्शन होना है? 1000। 10 लाख लोगों ने कोई प्रतियोगी परीक्षा दी, उसमें 1000 लोग सेलेक्ट होंगे। कितने लोग बाहर होने हैं? 9,99,000। यानी 9,99,000 लोगों को वो जॉब नहीं मिलेगी, केवल 1000 लोगों का सिलेक्शन होना है। अब आप सोचिए, वो 10 लाख हमारे आपके जैसे ही हैं, सारे के सारे। उन 10 लाख में से हमको 1000 में आना है, तो कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर खास होना चाहिए। यानी कुछ ना कुछ तो विशेष, कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा, तभी हमको लिया जाएगा। अब हमको बताया गया मेहनत करो, मेहनत कर। हमारे मम्मी मेहनत कर रही है, हमारे पापा मेहनत कर रहे हैं, हमारे बाबा मेहनत कर रहे हैं, और तो और शहर में जो रिक्शा चला रहा है वो भी मेहनत कर रहा है, महंगे महंगे। इसका मतलब है कि कंपटीशन पास करने के लिए केवल मेहनत की जरूरत नहीं है। सर जी आप कैसे बने हो इतना सिखा दो। समझ में आया? यानी मैंने कैसे पास किया है, केवल वो गुरु मंत्र हमको सिखा दो ताकि हम भी उसको पास कर लें। सीखोगे? क्लियर? ए बच्चों, तुम बड़े हो जाओगे, तुमको भी नौकरी चाहिए बेटा। ये मटर मच्छी लो या बैठ के, शांत हो जाओ सब लोग। कंपटीशन को आप ऐसे समझिए, यहां बैठे ये 3-4 हजार लोग हैं। मैं इनसे कहूं कि 100 मीटर दौड़ना है। कितना? 100 मीटर। मतलब इस दीवार से लेके इस रोड तक। तो यहां बैठा हुआ हर आदमी 100 मीटर दौड़ लेगा। लेकिन मैं ये कहूं कि जो लोग पहले 3 स्थान पर आएंगे उनको 1-1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो क्या सबको मिलेगा? कितना भी जोर लगा लें, जो सबसे ज्यादा अच्छे धावक होंगे वही पहुंच पाएंगे 3, बाकी लोग नहीं पहुंचेंगे। तो उन 3 के पास क्या है? एबिलिटी है, योग्यता है। और ये योग्यता हमें पढ़ाई के माध्यम से अपने अंदर विकसित करनी है। ये सब दौड़ सकते हैं, 100 मीटर यहां बैठा हुआ हर आदमी दौड़ सकता है, लेकिन 1-1 करोड़ रुपया केवल 3 ही लोगों को मिलेगा। तो बाकी यहां बैठे 2990 लोग किसी काम के नहीं है। मतलब काम के हैं इस वाली प्रतियोगिता में, काम के नहीं है। अब उन 3 में आने के लिए हमें क्या सीखना होता है, इसका मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं बच्चों। हमें अक्सर सिखाया जाता है मेहनत करो, और हम तो मेहनत करने वाले समाज भी हैं। आलू देख लो, रात में पानी लगाएंगे, अभी खुदाई चालू होने दो, बच्चे स्कूल छोड़ के आलू खोदते मिलेंगे। मेहनत तो करते हो है? आज का जो समय है बच्चों, मेहनत के अलावा हर स्टूडेंट को एक स्किल सीखना है जिसे हम लोग कहते हैं स्मार्टनेस। क्या बोलते हैं? हम कैसा लग रहा हूं? अरे ये वाला स्मार्ट नहीं। स्मार्टनेस का मतलब होता है जो दिमाग से शार्प है, बहुत जल्दी निर्णय लेता है और उस निर्णय को इंप्लीमेंट करता है, उसको बोलते हैं स्मार्ट। कोई भी आदमी किसी भी काम को कम से कम समय में कर दे, वो है स्मार्ट। तो जैसा मैंने कहा
प्रतियोगी परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय की वैल्यू है। 100 मीटर की दौड़ में ये सब दौड़ेंगे, कोई 1 मिनट में पहुंचेगा, कोई 50 सेकंड में पहुंचेगा, कोई 30 सेकंड में पहुंचेगा, लेकिन जिन 3 लोगों को 1 करोड़ रुपया चाहिए वो 12-13 सेकंड में पहुंच जाएंगे। तो सारे लोगों ने दौड़ पूरी की, समय दिया, लेकिन 3 लोगों ने अपनी योग्यता ऐसे विकसित कर ली कि अपना काम सबसे कम समय में पूरा कर लिया। इसी तरीके से जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें वही लोग सफल होते हैं जो स्मार्टली कम से कम समय में अपने सब्जेक्ट, अपने क्वेश्चंस को पूरा करते हैं। समझ में आया? अब ये मत सोचना कोई बढ़िया कपड़े पहना है तो वो स्मार्ट है। स्मार्ट अ पर्सन हु है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, स्किल, ये सब होता है, कम से कम समय में काम करने की कला सीख जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्मार्ट। यहां बैठे हुए सारे बच्चों को मैं एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल सा, आप समझ जाओगे स्मार्ट का मतलब क्या है। 100 साड़ियों को सुखाने में कितने घंटे लगेंगे? अगर एक साड़ी को सुखाने में 1 घंटा लगता है तो 1 मिनट आप खड़े हो जाओ, अपने हाथ उठाया, खड़े हो जाओ, हाँ यही खड़े हो जाओ। माइक है? माइक नहीं है, आप ऐसे बता दो। एक साड़ी 1 घंटे में सूखती है तो 100 साड़ियों को सुखाने में कितने घंटे लगेंगे? 1 घंटा। 1 घंटा कैसे लगेगा? एक साथ सुखाओ। एक साथ। देखो, अगर हम लोग गणित के रास्ते पर चलते हैं तो गणित यह कहता है कि एक काम करने में अगर 1 घंटा लगता है तो 100 काम करने में 100 घंटे लगेंगे। गणित से बढ़िया कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इन्होंने गणित का इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया। इसी को बोलते हैं स्मार्टनेस, कि सारी की सारी साड़ियां एक साथ डाल दो, 1 घंटे में सूख जाएंगी। तो जो काम 100 घंटे में होना था वो काम 1 घंटे में हो गया। इसी स्मार्टनेस को अगर आपने सीख लिया तो आप IAS PCS जैसे एग्जाम निकाल लेंगे। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, मजा आ रहा? देखा, यही स्मार्टनेस है। अगर भविष्य में कोई बच्चा IAS और PCS की तैयारी करना चाहता है तो IAS और PCS में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मतलब 80% सवाल आपके इन्हीं सब्जेक्ट के आते हैं। अब मान लो मैंने एक उदाहरण दिया ज्योग्राफी का, भूगोल का, कि भारत में उत्तर में एक नदी है सिंध नदी। क्या नाम है? सिंध। आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंध घाटी की सभ्यता। तो सिंध नदी को हम इंडस बोलते हैं इंग्लिश में, वो भारत से निकलती है और पाकिस्तान में जाती है। सिंध नदी में 5 नदियां और मिलती हैं। कितनी मिलती? तो बहुत है, लेकिन 5 प्रमुख नदियां हैं। जो जिस एरिया से 5 नदियां निकलती हैं उसी को बोलते हैं पंजाब। क्या बोलते हैं? पंजाब का मतलब है जहां से वो 5 नदियां निकली हैं, यानी 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि सिंध नदी में जो 5 नदियां मिलती हैं उनका मिलने का क्रम क्या है? पहले कौन सी नदी मिली, उसके बाद कौन सी मिलती है, उसके बाद, ये IAS का क्वेश्चन है। और आप में से प्रत्येक बच्चे ने 6ठी, 7वीं, 8वीं की सोशल साइंस में सिंध नदी के, गंगा नदी के बारे में पढ़ा होगा। पढ़ा होगा पक्का, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था, लेकिन ध्यान नहीं दिया सर जी, निकल गया दिमाग से। अब मैं आपको वो 5 नदियां बता दूं, झेलम, सतलज, रावी, चेनाब और ब्यास। ये 5 नदियां हैं जो पंजाब से निकलती हैं और 5 ही नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अब मैंने कहा आप मुझे बताओ कि पहले कौन सी मिली, फिर कौन सी मिली, फिर कौन सी मिली। आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपने याद भी कर लिया तो आप 10 दिन बाद फिर भूल जाओगे। तो मेहनत तो की, फिर भी भूल गए। अब मैं बताता हूं आपको, इनको या ऐसे ही सवालों को याद करने के लिए क्या सीखना है? स्मार्टनेस। क्या सीखना है? स्मार्टनेस। हमने एक कोड बनाया, एक लाइन बनाई स्मार्टली। ये आप हिस्ट्री में अप्लाई करो, केमिस्ट्री में अप्लाई करो, मैथ में अप्लाई करो, जो विषय आप पढ़ते हो वहां पर आप ये स्मार्ट चीजें लेके आओ। हमने एक लाइन बनाई, सिंधु झेलते चली, रास्ते में व्यास मिली। क्या लाइन बनाई? सिंधु झेलते चली, रास्ते में
प्यास मिली। अब देखो, सिंधु झेलते चली, पहले कौन सी मिलेगी? झेलम। पहले कौन सी मिलेगी? झेलम। सिंधु झेलते चली, चली मतलब चिनाब, तो दूसरी कौन सी मिलेगी? चिनाब। रास्ते में, रा मतलब रावी। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है रावी नदी के किनारे पर, लाहौर। लाहौर रावी नदी के तट पर है। सिंधु झेलते चली, रास्ते में ब्यास मिली, तो रास्ता मतलब रावी, क्या मिली? ब्यास। उसके बाद कौन सी आएगी चौथी? ब्यास। और सा, आखिर में सा है तो सा मतलब अंत में सतलज। तो याद हो गया। अब ये बात यहां बैठी जितनी महिलाएं हैं, बच्चों की छोड़ दो, जितने पुरुष हैं जिन्हें अपने जीवन में कभी आईएएस और पीसीएस का एग्जाम नहीं देना, उनसे भी अगर मैं कभी पूछूंगा तो वो कह देंगे कि सर आपने कहा था सिंधु झेलते चली, रास्ते में ब्यास मिली। बात खत्म हो गया। तो ये हमने क्या किया? मेहनत से काम नहीं किया, हमने अपनी पढ़ाई में स्मार्टनेस इस्तेमाल की। एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं।